नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत जो चैप्टर 18 है, अध्याय 18 है, जिसे हमने जो है हमारे पूर्व वाले वीडियोस में स्टार्ट किया था। अगर आपने हमारे पूर्व वाले वीडियो जो चैप्टर 18 से संबंधित है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 18 के अंतर्गत सेक्शन 248 को, जो प्रावधान करती है अपराधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिए शास्ति, मतलब कि पेनल्टीज के संबंध में प्रोविजन करती है कि जहां पर कोई व्यक्ति जो है अपराधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेता है तो उसके संबंध में प्रावधान है, पेनल्टी के प्रोविजन है। इनको जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। इसी के साथ साथ हम देखेंगे सेक्शन 249 जो कि मछली पकड़ने, आखेट करने आदि का विनियम के बारे में प्रावधान करता है, मतलब कि राज्य सरकार की ऐसे नियमों के बनाने की शक्ति प्रदान करता है जो कि मछली पकड़ने, आखेट करने के संबंध में है। तो राज्य सरकार जो है इसके संबंध में नियम बना सकती है। तो ये सारे प्रोविजन जो है आज हम इस वीडियो लेक्चर पर चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो। मित्रों, यदि आप जुडिशियल एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है अनअकैडमी ऐप के साथ जो है अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ के जो प्राइसिंग प्लान है उनमें जो है प्राइस हाइक होने वाले हैं। बहुत ही जल्दी जो है इसके जो प्राइसिंग प्लान है वो और जो है बढ़ने वाले हैं। तो आप जो है अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है बहुत ही फ़ायदा रहेगा। मित्रों, यहाँ पर जो है मेंस एग्ज़ाम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर चलाई जा रही है। मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर जो है MPCJ प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन बैच यहाँ पर चल रहा है, जिसका लाभ आप जो है ले सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो है प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आप जो है इससे अपनी तैयारी को और बेहतर जो है बना सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको एक्सपर्ट गाइडेंस जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है। मित्रों, यहाँ पर जो है लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स के जो डाउट्स वगैरह होते हैं उनको जो है सॉल्व किया जाता है, उनको जो है डाउट्स वगैरह क्लियर कराए जाते हैं। मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर जो है आपको जुडिशरी आइकॉनिक्स जो हैं यह लाइव आपको मिल जाते हैं। तो आपकी तैयारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। और अब यहाँ पर हम इसकी प्राइसिंग प्लान की बात करें तो प्राइसिंग प्लान भी बहुत अफोर्डेबल है। यहाँ पर जो है मंथली बेसिस प्राइसिंग प्लान है, तो आप जो है इनका लाभ ले सकते हैं। और अगर आप हमारा रेफरल कोड जो है LEG10 इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी यहाँ पर आपको मिलेगा। मित्रों, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी को तो हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहाँ से आप जो है अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मित्रों, सबसे पहले हम जो है सेक्शन 248 पर चर्चा कर रहे हैं। बात को समझिएगा कि सेक्शन 248 जो है प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ साथ जो है मेंस एग्जाम में भी जो है इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करते हुए जो है हम इस सेक्शन पर चर्चा कर रहे हैं। अब यहां पर जो है सेक्शन 248 के अंतर्गत जो है 4 सबसेक्शन है, 4 उपधाराएं जिनको हमें अध्ययन करना है। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1A, 2A एंड 2B। तो ये 4 सबसेक्शंस हैं जो कि जो है प्रावधान करती है। अब यहां पर हम जो है सबसे पहले सबसेक्शन 1 को देखेंगे। देखिएगा, सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से क्या प्रावधान दिए गए हैं। मुख्य रूप से प्रावधान दिए गए हैं कि जहां पर कि कोई व्यक्ति जो है किसी भूमि पर अपराधिकृत रूप से, अब वो कौन सी भूमि है जिसको अभी हम देखेंगे, तो उस भूमि पर अगर अपराधिकृत रूप से कब्जा कर लेता है तो तहसीलदार साहब क्या कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को बेदखल करने की कार्रवाई कर सकते हैं और इसी के साथ साथ पेनल्टीज लगा सकते हैं। तो हमने जो है इस सेक्शन को अध्ययन की दृष्टि से सबसेक्शन 1 को जो है 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिससे कि हम इसके प्रोविजंस को अच्छे से समझ भी पाए और जो है आप इसको याद भी कर पाए। तो देखिएगा, सबसेक्शन 1 के पार्ट 1 में हमने जो है क्या प्रोविजंस को रखा हुआ है कि भाई कौन सी भूमि है जिस पर जो है अगर कोई व्यक्ति आपराधिक रूप से कब्जा कर लेगा तो तहसीलदार साहब जो है कार्रवाई कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहां पर क्या बताया गया, कोई व्यक्ति निम्नलिखित भूमियों पर आपराधिकृत कब्जा करेगा तो उसे तहसीलदार संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा उसे बेदखल कर सकेंगे। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जो नीचे दी गई भूमियां हैं इन पर अगर कब्जा करेगा तो तहसीलदार को पावर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई सेक्शन 248 में किसको पावर दिया गया है कि वह जो है ऐसे व्यक्ति को जो कि अपराधिकृत रूप से जो है कब्जा किए हुए है उसको बेदखल करने की कार्रवाई कौन कर सकता है। तो यहां पर तहसीलदार को पावर दिया हुआ है।
अब वो भूमियां कौन कौन सी है देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा दखल रहित भूमि, मतलब कि कोई व्यक्ति जो है दखल रहित भूमि पर अगर जो है अपराधिकृत रूप से अगर कब्जा कर लेगा तो तहसीलदार साहब जो है इस सेक्शन में कार्रवाई कर सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ जो है आबादी भूमि, मतलब आबादी भूमि से तात्पर्य क्या है, ऐसी भूमि जो कि ग्राम के निवासियों के लिए जो है निवास के या उससे अनुषंगिक प्रयोजनों के लिए पृथक रखी गई भूमि है। तो ऐसी भूमि पर अगर कोई व्यक्ति जो है कह सकते हैं अपराधिकृत रूप से कब्जा कर लेगा तो उसको हटाने की कार्रवाई यहां पर कर सकते हैं तहसीलदार साहब। इसी के साथ साथ सेवा भूमि है ना, सेवा भूमि जो कि कोटवारों को जो है सेवा करने के एवज में जो है उनको प्रदान की जाती है। ऐसी भूमि पर अगर कोई व्यक्ति अपराधिकृत रूप से कब्जा कर लेगा तो उसके संबंध में यहां पर तहसीलदार साहब कार्रवाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ किसी ऐसी अन्य भूमि जो कि सेक्शन 237 के अधीन किसी विशेष प्रयोजनों के लिए पृथक रखी गई है। बात को समझिएगा, सेक्शन 237 के अंतर्गत जो है कलेक्टर साहब को यह पावर है कि वह कुछ विशेष निस्तार अधिकार के लिए जो है, जो कि सेक्शन 237 में दिए गए हैं, उन निस्तार अधिकार के लिए भूमि को पृथक रख सकते हैं। तो ऐसी पृथक रखी गई भूमि के संबंध में अगर कोई व्यक्ति अपराधिकृत रूप से कब्जा कर लेगा तो यहां पर जो है तहसीलदार साहब जो है उसको बेदखल करने की कार्रवाई कर सकेंगे। इसी के साथ साथ जो है ऐसी किसी भूमि पर जो शासन की या राज्य द्वारा गठित किसी प्राधिकारी, मतलब ऐसा कोई प्राधिकारी है जिसे या तो शासन ने गठित किया है या फिर राज्य सरकार द्वारा जो है गठित किया गया है, ऐसे प्राधिकारी की कोई संपत्ति है या फिर कोई निगमित निकाय, ऐसा निगमित निकाय जिसको कि शासन ने जो है गठित किया है या फिर राज्य सरकार ने जिसको गठित किया है, तो ऐसे निगमित निकाय की कोई संपत्ति है उस पर अगर कोई व्यक्ति अपराधिकृत रूप से कब्जा कर लेगा तो उसके संबंध में जो है इस सेक्शन में तहसीलदार साहब जो है क्या कर सकते हैं, बेदखली की कार्रवाई जो है कर सकते हैं कि भाई उसको जो है उस भूमि को खाली करवा सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसको कि आपको ध्यान रखना है। केस का नाम है गांधी आश्रम वर्सेस हरि प्रसाद अग्रवाल, 2001 का केस है। फिर से मैं बोल देता हूं और आप लिख भी लीजिएगा, गांधी आश्रम वर्सेस हरि प्रसाद अग्रवाल 2001। इस केस में यह कहा गया कि सेक्शन 248 के अंतर्गत जो बेदखली की कार्रवाई है वह केवल तहसीलदार साहब द्वारा की जा सकती है, अन्य किसी प्राधिकारी के द्वारा नहीं की जा सकेगी। मतलब सेक्शन 248 में जो पावर है बेदखली का कार्रवाई करने की, वो पावर जो है केवल तहसीलदार साहब को है। कलेक्टर साहब या एसडीएम साहब जो है इनको ऐसी शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं सेक्शन 248 में। तो ये केस आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो है हमने यहां पर देख लिया पार्ट फर्स्ट में कि भाई तहसीलदार साहब जो है बेदखली की कार्रवाई कर सकेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है ऐसी भूमि पर जो उसने अपराधिकृत रूप से कब्जा कर ली है उसके ऊपर जो है खेती करने लगता है, उस पर फसल खड़ी हुई है या फिर उसने जो है उस पर कोई निर्माण कर लिया या कोई भवन बना लिया है, तो ऐसे निर्माण को, ऐसे भवन को हटाने के संबंध में आदेश दे सकते हैं। तो इसको हमने पार्ट सेकंड में रखा है, तो देखिएगा। और कोई भी फसल खड़ी हो, मतलब ऐसी भूमि पर कोई फसल खड़ी हो तथा कोई भवन या निर्माण कार्य किया जो है कार्य हो तो निर्मित किया हो तो हटाने का आदेश दे सकेगा। मतलब तहसीलदार साहब क्या कर सकेंगे, ऐसी फसल को हटाने का आदेश दे सकेंगे या फिर जो मकान या जो भवन बना हुआ है उसको हटाने का आदेश दे सकेंगे या फिर अगर कोई और निर्माण किया गया उसको हटाने का आदेश दे सकेंगे। तो ऐसे आदेश देने के बाद अगर वो व्यक्ति हटा लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, साफ हो गया, जो कि पर्पस था इस सेक्शन का पूरा हो जाता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति ऐसे निर्माण को या फसल को नहीं हटाता है तो उसके संबंध में यहां पर प्रावधान क्या किया गया है कि तहसीलदार साहब क्या कर सकेंगे, ऐसी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकेंगे, मतलब फोरफिट कर सकेंगे। इसी के साथ साथ फोरफिट करने के बाद जो है उसका निपटारा करेंगे। निपटारा करने का तात्पर्य यहां पर क्या है कि भाई उस भूमि पर कोई भवन खड़ा हुआ है तो उस भवन को जो है हटवा सकेंगे या फिर जो है अगर फसल है तो उसको हटवा सकेंगे और उस भूमि को उस स्थिति में ले आएंगे जो कि अपराधिकृत कब्जे से पहले वो भूमि जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में लाने के लिए जो जो कार्रवाई करनी है, जो है कार्रवाई करनी है, उन सबको जो है यहां पर निपटारे के अंतर्गत तहसीलदार साहब कर सकते हैं। अब यहां पर एक और बात आती है कि भाई ऐसी कार्रवाई करने में, ऐसा जो है निर्माण को हटाने में कुछ खर्चा सरकार का होगा। जो भी एक्सपेंसेस सरकार के होंगे वो एक्सपेंसेस, जो खर्चे जो हैं, ये उस व्यक्ति से जिसने अपराधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ था उससे जो है भू राजस्व की तरह वसूले जाएंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा
कि समस्त खर्चे भू राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होते हैं या उनको वसूला जाता है। तो यहां पर ये सारी कार्रवाई हमने देखी। अब इसके बाद जो है यहां पर तहसीलदार साहब को एक और पावर दिया गया है कि तहसीलदार साहब ऐसे व्यक्ति पर जो कि आपराधिक रूप से कब्जा रखे हुए था उसके ऊपर जो है पेनल्टीज भी लगा सकते हैं, उसको जो है दंड भी लगा सकते हैं। तो यहां पर क्या पेनल्टी दी है, तो पार्ट 3 में हमने रखा हुआ, देखिएगा। ऐसे व्यक्ति तहसीलदार के विवेक अनुसार, मतलब कि तहसीलदार की विवेकानुसार शक्ति है, विवेकी शक्ति है कि वह क्या कर सकता है, ऐसे जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा दायित्व विधीन कर सकेगा, मतलब कि 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सके। अब ध्यान रखिएगा 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा यहां पर जो है 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उसके पहले जो है कुछ और प्रावधान थे, तो यहां पर हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आप इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कितना जो है तहसीलदार साहब जो है जुर्माना लगा सकते हैं। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना यहां पर लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ तहसीलदार साहब जो है प्रत्येक दिन के लिए, बात को समझिएगा, तहसीलदार साहब ने ऐसे व्यक्ति को बेदखली का आदेश दिया और उसमें टाइम पीरियड फिक्स कर दिया कि भैया इतने समय के भीतर आप खाली कर देना, लेकिन ऐसा व्यक्ति उस निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर खाली नहीं करता है, उस भूमि पर अपने कब्जे को जो है नहीं छोड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी अवधि के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए भी जो है यहां पर तहसीलदार साहब जो है पेनल्टी लगा सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर क्या है कि अगर ऐसी भूमि जो है गैर नगरीय क्षेत्र में है, मतलब कि ऐसी भूमि जो है किसी ग्राम में है जो कि नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, या कोई अन्य गैर नगरीय क्षेत्र है, तो वहां पर 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो है, मतलब 500 रुपए अधिकतम है ना, 500 रुपीज मैक्सिमम है, 500 रुपए तक क्या कर सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं पर डे के हिसाब से। इसी के साथ साथ अगर नगरीय क्षेत्र है तो वहां पर जो है 2000 रुपए पर डे के हिसाब से जो है कह सकते हैं कि उसको पर डे के हिसाब से 2000 रुपए तक का जो है जुर्माना भी लगा सकते हैं कि भाई अगर आप खाली नहीं करेंगे तो पर डे आपके ऊपर जो है 2000 रुपए तक का जो है जुर्माना, जो भी तहसीलदार साहब फिक्स करें उसके अनुसार जो है यहां पर लगाया जा सकता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये जो जुर्माने की कार्रवाई है यह कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। तो इसके संबंध में केस है मुन्ना लाल चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, मुन्ना लाल चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1989 का केस। इस केस में यह कहा गया कि जो पेनल्टी की कार्रवाई है तभी की जा सकती है जब ऐसा व्यक्ति जिसे तहसीलदार साहब ने आदेश दिया हो ऐसे अपराधीकृत कब्जे को छोड़ने के लिए, अगर वह व्यक्ति ऐसा कब्जा नहीं छोड़ता है तभी जो है यहां पर इस सेक्शन में पेनल्टी की कार्रवाई की जा सकती है। अगर वो व्यक्ति स्वयं ही छोड़ देता है तो ऐसी कंडीशन में पेनल्टी की कार्रवाई नहीं की जाएगी। बात को समझ में आई, मतलब कि तहसीलदार साहब ने आदेश दिया और उसके बाद भी वो कब्जा बनाए हुए है, अपने कब्जे को नहीं हटा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पेनल्टी जो है लगाई जा सकती हैं। तो यहां पर जो है उपधारा 1 के अंतर्गत सबसेक्शन 1 के अंतर्गत 3 पार्ट्स में ये प्रोविजंस दिए गए हैं। अब इसी के साथ साथ इस सेक्शन में, इस सबसेक्शन में एक परंतुक दिया हुआ है, जिस परंतुक के अंतर्गत बताया गया है कि कुछ ऐसी भूमियां भी हैं जिनके ऊपर कोई निर्माण किया गया, कोई विनिर्दिष्ट समय हम अभी देख रहे हैं, उस भूमि पर जो है इस सेक्शन के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो कौन कौन सी भूमियां देखिएगा, महाकौशल क्षेत्र में विलीन राज्य से भिन्न क्षेत्रों में सितंबर सन 1917 के प्रथम दिन के पूर्व, मतलब जो हमारा जो है विलीन राज्य हैं उनके भिन्न कोई क्षेत्र हैं जो कि 1917 के प्रथम दिन के पहले अगर कोई भूमि थी उस पर कोई निर्माण किया गया था, तो उस निर्माण को हटाने के लिए तहसीलदार साहब यहां पर इस सेक्शन की कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ कोई विलीन राज्य है, मतलब कि ऐसे राज्य जो कि भारत सरकार में विलीन हो गए थे, तो अप्रैल सन 1950 के तृतीय दिन के पूर्व, मतलब अप्रैल 1950 के तृतीय दिन के पहले अगर कोई निर्माण हुआ है, उससे पहले कोई निर्माण किया गया था, तो उसको भी जो है तहसीलदार साहब इस सेक्शन में नहीं हटा सकते हैं। इसी के साथ साथ देखेंगे हम मध्य भारत क्षेत्र में अगस्त सन 1950 के 15वें दिन के पूर्व है, तो उसको भी नहीं हटा सकेंगे। विंध्य प्रदेश क्षेत्र में अप्रैल सन 1955 के प्रथम दिन के पूर्व अगर कोई निर्माण है तो उसको भी नहीं हटा सकेंगे इस सेक्शन में। इसी के साथ भोपाल क्षेत्र में नवंबर सन 1933 के 8वें दिन के पूर्व, मतलब जो भोपाल क्षेत्र है उसमें नवंबर 1933 के 8वें दिन के पूर्व जो है अगर कोई
निर्माण किया गया था, पहले निर्माण किया गया था, उसको भी नहीं हटा सकेंगे। और इसी के साथ साथ सिरोंज क्षेत्र में जुलाई सन 1958 के प्रथम दिन के पूर्व पहले अगर कोई निर्माण किया गया था, पहले कोई जो है भवन बनाया गया था, तो उसको भी जो है तहसीलदार साहब जो है इस सेक्शन में नहीं हटा सकते हैं, इस सेक्शन की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोविजन जो है यहां पर सब सेक्शन 1 के अंतर्गत दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। अब हम देखते हैं आगे की जो उपधाराएं हैं, जैसे कि उपधारा 1A, 2A एंड 2B, इन सभी को हम देखते हैं। मित्रों अब हम जो है सबसेक्शन 1A को देख लेते हैं। तो सबसेक्शन 1A के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों के अधिकार दिए गए हैं कि भाई ग्राम पंचायतें जो है अगर कोई आपराधिक रूप से जो है कब्जा कर लिया गया है तो ग्राम पंचायतें इस संबंध में क्या कार्रवाई कर सकती हैं। तो बात को समझिएगा कि इसके तहत जो है ग्राम पंचायतों का अधिकार दिया गया है कि ग्राम पंचायतें जो है अगर कोई आपराधिकृत कब्जा किया गया है तो उसके संबंध में एक संकल्प पारित करेंगी, और संकल्प पारित करने के बाद जो है उस संकल्प को तहसीलदार को सूचित करेंगी, और तहसीलदार साहब जो है जब उसे ऐसा संकल्प जो है उसकी सूचना प्राप्त हो जाती है तो तहसीलदार साहब जो है 30 दिन के भीतर जो है सेक्शन 248 के सब सेक्शन 1 की कार्रवाई जो है यहां पर करेंगे और उसे जो है पूर्ण करेंगे। तो ध्यान रखिएगा 30 दिन के भीतर तहसीलदार साहब को ऐसे संकल्प के सूचित होने पर, मतलब जैसे उनको सूचना मिलेगी 30 दिन के भीतर जो है इस सेक्शन के तहत बेदखली की कार्रवाई करने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, जहां पर कि ग्राम पंचायतों ने जो है ऐसा कोई संकल्प पारित किया है। तो यहां पर जो है सबसेक्शन 1A के अंतर्गत प्रावधान यही किए गए हैं जो कि 2000 में जो है अमेंडमेंट करके जोड़े गए थे। तो ये बात यहां पर क्लियर हुई। अब इसके बाद अब देखें सबसेक्शन 2A। अब यहां पर जो है उपखंड अधिकारी महोदय को पावर दिए गए हैं कि वह ऐसे व्यक्ति को जिसने आपराधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है और तहसीलदार के आदेश के 7 दिन के भीतर भी जो है या 7 दिन के पश्चात भी जो है उसे खाली नहीं कर रहा है, तो यहां पर उपखंड अधिकारी ऐसे व्यक्ति को सिविल कारागार में जो है निरुद्धि का आदेश भी दे सकते हैं, उसको गिरफ्तार कराकर सिविल जेल में भी भेज सकते हैं। अब यहां पर टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कितने अवधि के लिए जो है ऐसे व्यक्ति को जो है उपखंड अधिकारी सिविल कारागार में भेज सकते हैं। तो बात समझिएगा, जहां पर कि पहला बेदखली का आदेश दिया गया था और 7 दिन के भीतर उसने खाली नहीं किया है, अपने कब्जे को जो है नहीं हटाया है, तो ऐसी कंडीशन में उपखंड अधिकारी महोदय जो है क्या कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को 15 दिन के लिए सिविल कारागार में निरुद्धि का आदेश दे सकते हैं। और अगर इसके बाद द्वितीय या उसके अलावा और कोई आदेश दिए गए, मतलब कि एक बार आदेश दिया गया तब उसने नहीं हटाया, उसके बाद जो है फिर से आदेश दिए गए, मतलब द्वितीय या उसके अन्य कोई ऐसे बेदखली के आदेश दिए गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर जो है 6 मंथ, ध्यान रखिएगा कि पहले आदेश के उल्लंघन करता है या पहले आदेश के अनुसार बेदखल नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में 15 दिन, और अगर उसके बाद पुनः जो है फिर से आदेश दिया गया और उसके बाद भी खाली नहीं कर रहा है तो उसके बाद जो है 6 माह के सिविल कारागार में उपखंड अधिकारी जो है ऐसे व्यक्ति को कारावासित कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि बेदखली की कार्रवाई तो तहसीलदार महोदय ही करेंगे, लेकिन यहां पर एसडीएम साहब को उपखंड अधिकारी महोदय को क्या पावर दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति को सिविल कारागार में भेज सकते हैं जो कि तहसीलदार के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। तो ये यहां पर प्रोविजन दी है। अब यहां पर एक बात और बताई गई है कि इस सेक्शन के तहत उपखंड अधिकारी किसी व्यक्ति को सिविल कारागार में भेजने से पहले कुछ जो है नेचुरल जस्टिस का पालन उनको करना पड़ेगा, मतलब कि ऐसे व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस भेजना पड़ेगा कि भाई कारण बताओ कि हम आपको क्यों जो है ना सिविल कारागार में निरुद्ध कर दें। तो उसकी बात को सुनकर उसके बाद जो है ऐसे व्यक्ति को सिविल कारागार में भेजा जा सकेगा। इसी के साथ साथ ऐसी कोई भूमि जो कि सरकारी या नजूल भूमि है और जिसके संबंध में जो है कार्रवाई चल रही है, बंदोबस्त की कार्रवाई चल रही है, बंदोबस्त के संबंध में जो है आदेश दिए गए हैं, तो ऐसी भूमि पर अगर कोई व्यक्ति आपराधिक रूप से कब्जा किए हुए है तो उसको भी जो है यहां पर सिविल कारागार में नहीं भेजा जा सकता। इसी के साथ साथ यहां पर यह भी बताया गया है कि जो उपखंड अधिकारी महोदय है, ये टाइम पीरियड जो 6 माह और 15 दिन का टाइम पीरियड है, इसके पहले भी जो है उसको रिहा कर सकते हैं। अगर वह व्यक्ति ऐसा कब्जा जो है आपराधिकृत कब्जा उसको हटा लेता है तो उसको रिहा भी किया जा सकता है। देखिए बात समझिएगा, सारा डिस्प्यूट जो है आपराधिकृत कब्जे का है। अगर वह व्यक्ति आपराधिकृत कब्जा अपना हटा लेगा तो ऐसा आदेश अगर दिया गया था 6 माह वाला या 15 दिन वाला, तो ऐसे आदेश के
वो टाइम पीरियड के पहले भी उसको रिहा किया जा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि इस सेक्शन के अंतर्गत जो है किसी स्त्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि महिला को, स्त्री को जो है इस सेक्शन की कार्रवाई के अंतर्गत जो है सिविल कारागार में निरुद्ध नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ हम देखें सेक्शन 2B के अंतर्गत क्या प्रोविजन है। सेक्शन 2B में बहुत ही सिंपल प्रोविजन दिया हुआ है कि राज्य सरकार क्या कर सकती है। सेक्शन 2A के लिए, मतलब 2A मतलब जो अभी हमने देखी, उपखंड अधिकारी की सिविल कारागार में परिरुद्ध का आदेश देने की शक्ति के संबंध में राज्य सरकार जो है क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। इसके लिए जो है नियमों को जो है विनिर्दिष्ट कर सकती है कि इस प्रकार की कार्रवाई कर एसडीएम जो है आपके जो उपखंड अधिकारी महोदय हैं वह कार्रवाई करेंगे। तो यहां पर जो है सबसेक्शन 1A, सबसेक्शन 2A और सबसेक्शन 2B के अंतर्गत यही सारे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब हम देखते हैं हमारी जो अगली सेक्शन है, सेक्शन 249। मित्रों, सेक्शन 249 के अंतर्गत जो है राज्य सरकार की ऐसे नियम बनाने की शक्ति के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं जहां पर कि किसी गांव में अगर कोई शासकीय तालाब है तो उस तालाब में से मछली पकड़ने के संबंध में कि भाई कौन लोग जो है मछली पकड़ सकते हैं, किनको जो है पट्टे दिए जाने चाहिए, इन सब के संबंध में जो है इस सेक्शन में राज्य सरकार को शक्ति दी गई है कि वह जो है इन सब के लिए जो है क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। इसी के साथ साथ जो है ग्राम में कोई जीव जंतु को पकड़ने के लिए या उनका आखेट करने के लिए, उनको गोली मारने के संबंध में जो है राज्य सरकार नियम बना सकती है इस सेक्शन के अंतर्गत। इसी के साथ साथ राज्य सरकार जो है ग्राम की भूमियों में कोई पदार्थ है उसको हटाने के संबंध में भी जो है इस सेक्शन में नियम वगैरह बनाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई है। तात्पर्य यह है कि इस सेक्शन के अंतर्गत राज्य सरकार को शक्तियां दी गई हैं कि वह उस गांव में जहां पर की जो है तालाब वगैरह है उनमें जो भी मछली वगैरह पकड़ना है या और कोई भी ऐसा जानवर का शिकार करना है, आखेट करना है, तो उसके संबंध में राज्य सरकार जो है नियम बना सकती है जिससे कि वो जो कार्य है वह सही तरीके से किया जा सके। तो यहां पर सेक्शन 249 में जो है यही प्रावधान है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन केवल समझने के लिए, पढ़ने के लिए पर्याप्त है। मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 248 और सेक्शन 249 एमपीएलआरसी को हमने देखा और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जो है कमेंट कर शेयर कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के लॉ से संबंधित वीडियो जो है हम समय समय पर लाते रहते हैं और एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक रहते हैं। तो आप जो है अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी के साथ साथ बेल आइकॉन बटन को हिट करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मित्रों, होती है मुलाकात आपसे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।